हो. एक दुसरे थांबा तुम्ही. चालू करू. स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम. तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालयाअंतर्गत पीजी डिप्लोमा ॲडव्हान्स पीजी डिप्लोमा इन काउन्सिलिंग या अभ्यासक्रमाअंतर्गत विवाह समुपदेशन या विषयावर आयोजित या कार्यक्रमामध्ये मार्गदर्शनाच्या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला सर्वांचं स्वागत करायचं आहे. तर त्यापूर्वी मी आपणास परिचय करून देणार आहे. आज आपल्याला अतिशय विद्वान अशा आणि अनुभवी अशा वक्त्या, प्रमुख वक्त्या म्हणून लागलेल्या आहेत. त्यांचं मार्गदर्शन या कार्यक्रमामध्ये मिळणार आहे. तत्पूर्वी मंचावर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदया, प्राचार्या डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी महोदया तसेच आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या कानडे मंजुषा कानडे डॉक्टर या तसेच आपले प्राध्यापक वृंद डॉक्टर शिल्पा पुराणिक महोदया, सौ संध्या पटेल महोदया, शिल्पा जिभेंकर महोदया तसेच डॉक्टर रोशन गजबे महोदय या सर्वांना मी सादर प्रणाम करते. तसेच उपस्थित सर्व विद्यार्थी बंधू भगिनींना सस्नेह नमस्कार. आजचा हा कार्यक्रम आपण सर्वजण अतिशय महत्त्वाचा जो विषय असतो, 16 संस्कारांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा संस्कार आपल्या हिंदू संस्कृतीत मानला जातो, तो म्हणजे विवाह. आणि विवाहामध्ये केवळ दोन व्यक्तीच एकत्र येत नसतात, तर दोन परिवार, दोन समूह सुद्धा एकत्रित येत असतात. आणि त्यामध्ये एक एक व्यक्ती आधी आपलं वैयक्तिक आयुष्य जगत असतो, त्यानंतर ते एकत्र येतात आणि मग त्या समूहाशी जुळतात. त्यावेळी साहजिकच काहीतरी उणं अधिक होणारच असतं. आणि हे मतभिन्नता असं म्हणू शकतो आपण याला. त्या मतभिन्नतेचं स्वरूप मतभेदामध्ये होऊ नये किंवा विकोपाला जाऊ नये म्हणून अशा वेळी आपल्याला सहाय्यक ठरतात ते समुपदेशक. आणि असे समुपदेशन केलेल्या आणि अतिशय अनुभवी असलेल्या निवृत्त हायकोर्टातून निवृत्त झालेल्या आपल्याला डॉक्टर कानडे महोदया यांचा मी आपणास थोडक्यात परिचय करून देणार आहे. त्यांचा परिचय तसा अतिशय मोठा आहे, व्यापक आहे, कारण त्यांचं व्यक्तिमत्वच तसं आहे. त्यामुळे मी थोडक्यात प्रयत्न करते आपणास त्यांचा परिचय करून देण्याचा. डॉक्टर मंजुषा दिलीप कानडे, BSW MSW, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाविद्यालय नागपूर येथून विशेष प्रावीण्यामध्ये म्हणजेच मेरिटमध्ये उत्तीर्ण, समाज कार्य क्षेत्रात डॉक्टरेट आणि त्यांच्या PhD थिसिसचा विषय होता इफेक्ट्स ऑफ मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, इम्पॅक्ट ऑन चिल्ड्रन, एनालिटिकल स्टडी ऑफ चेंजिंग स्कॅनेरिओ अँड सोशल वर्क पर्स्पेक्टिव्ह. विदर्भातील पहिली विवाह समुपदेशक म्हणून मातृसेवा संघ समाजकार्य महाविद्यालयाच्या कौटुंबिक सल्ला सेवा केंद्र येथे 1987 पासून त्यांच्या कार्याला सुरुवात झालेली आहे. तत्पूर्वी त्या हिस्लॉप इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल अँड रिसर्च येथे कम्युनिटी बेस्ड कार्य करून अनुभव घेतलेले आहेत. कोऑर्डिनेटर आहेत प्रौढ शिक्षण प्रकल्प, शालेय समाजकार्य प्रकल्प. कार्यकारी अधिकारी आहेत डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढी तसेच थॅलेसेमियाग्रस्त पालकांसाठी समुपदेशन. कुटुंब न्यायालयाच्या विवाह समुपदेशक म्हणून त्या 1998 साली निवड होऊन नियुक्त झाल्या. आणि कौटुंबिक न्यायालय मुंबई येथे 2 समुपदेशक म्हणून राजपत्रित अधिकारी म्हणून मार्च 2003 मध्ये नियुक्त झाल्या. ऑगस्ट 2003 ते नोव्हेंबर 2019 हा कार्यकाळ विवाह समुपदेशक म्हणून कुटुंब न्यायालय नागपूर येथे तसेच नोव्हेंबर 19 मध्ये वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती झाली. ह्या सुंदर कार्याच्या आलेखाबरोबरच त्यांचे अतिशय सुंदर सुप्त कलागुण किंवा आणखी समोर आलेले सुद्धा काही कलागुण आहेत, क्रीडा गुण सुद्धा आहेत. त्यामध्ये विशेषत्वाने अभिनय लेखन, नकला यांची आवड व सहभाग युवा अवस्थेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघटनेशी जोडल्या गेल्या.
एकपात्री प्रयोगासाठी अभिनेते श्री परीक्षित साहनी यांच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे. तसेच प्रयोग, नकला, लेखन संबंधी परिसंवाद, वादविवाद स्पर्धा यांच्यासाठी सुद्धा पारितोषिक त्यांना प्राप्त झालेली आहेत. थ्रो बॉल या खेळासाठी महाराष्ट्राच्या वतीने नॅशनल चॅम्पियन आणि आकाशवाणीच्या बालविहार, युवावाणी, वनिता विश्व या अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग होत होता. आकाशवाणीची कलाकार श्रुतिका व नभोनाट्य यामध्ये सहभाग, नागपूर दूरदर्शनचा कार्यक्रम व मुलाखतींमध्ये सुद्धा सहभाग, तसेच तरुण भारत या सुप्रसिद्ध वृत्तपत्रामधून घरोघरी मातीच्या चुली या सदरामध्ये कुटुंब व्यवस्थेसंबंधी लेख प्रसिद्ध झालेत. त्यातील बाल विकासपर प्रबोधनाच्या लेखासाठी सकाळ पेपर ट्रस्ट आणि युनिसेफ यांच्या वतीने दिले जाणारा CASP अवॉर्ड 1994 साली माजी राष्ट्रपती R. व्यंकटरमण यांच्या हस्ते आणि शरदचंद्र गोखले व वसंत गोवारीकर, सुधाताई जोशी या मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्राप्त झालेला आहे. माजी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मानव संसाधन मंत्रालयाच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या निपसीड यावर 2000 ते 2003 या कार्यकाळात नियुक्ती. माजी कार्यकारिणी सदस्य, माधव नेत्रपेढी भारतीय स्त्री शक्ती विभागीय समन्वय समिती, गुन्हे अन्वेषण शाखा नागपूर, इंडियन एपिलेप्सी असोसिएशन, रिझर्व्ह बँक नागपूर येथील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षक, सुसंवादाचे कौशल्य, ताणतणाव व्यवस्थापन, बदलत्या सामाजिक व्यवस्थेवर कुटुंबावर होणारे परिणाम, महिला सक्षमीकरण, विवाहपूर्व मार्गदर्शन, जोडीदार निवड, हसत खेळत गप्पा अशा आणि परिवार संबंधित असंख्य विषयांवर उद्बोधन, प्रबोधन, भाषणे आणि अभिनय नकलांच्या माध्यमातून जनजागरण, लेखन, वृत्तपत्र, जर्नल, मासिके, साप्ताहिक यातून बरेच लेख सुद्धा प्रसिद्ध झालेले असून लेखांना सुद्धा पहिली पारितोषिके प्राप्त झालेली आहेत. कुटुंब न्यायालय विवाह समुपदेशकांची संघटना मार्फत दरवर्षी प्रसिद्ध होणारे प्रतिबिंब या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखांना सुद्धा प्रथम पारितोषिक. वक्ता, ज्ञानयोद्धा, अभिव्यक्ती पद्मगंधा प्रतिष्ठानतर्फे सारख्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर सुद्धा त्या वक्ता म्हणून गेलेल्या आहेत. लघुनाटिका यांचे लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय असं हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व म्हणू शकतो. बहुगुणी व्यक्तिमत्व, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आपल्याला आज प्रमुख वक्ता म्हणून लाभलेले आहेत आणि अशा एवढ्या सर्व गुणांना घेऊन त्यांचं समुपदेशन किती चौफेर असू शकतं याची आपल्याला कल्पना येईल. तेव्हा आज मी हेही सांगू इच्छिते की आपल्या या कार्यक्रमाला सर्वच विद्यार्थी सुद्धा आहेत उपस्थित. त्यामुळे भाषा मी सदनच्या अनुमतीने मी 2 भाषांचा उपयोग करेल. मैं हिंदी तथा मराठी भाषा का उपयोग करूंगी, इसलिए क्योंकि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप एवेश भाषा चाहे अनेक है, इसलिए कुछ मराठी और कुछ हिंदी दोनों भाषाओं का मैं उपयोग करूंगी. उसके लिए ऐसी अच्छी हमारी विदुषी जो हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुई है, उनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी. मुझे याद आ रही है. सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने, कदम मुबारक हमारे दर पे, नसीब अपना जगाया हमने. खूप खूप स्वागत मॅडम आपलं. शब्दसुमनांनी सुद्धा आणि प्रत्यक्ष सुद्धा आपलं स्वागत आम्ही करू इच्छितो. सर्वप्रथम मी आदरणीय डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आमच्या आजच्या प्रमुख वक्त्या डॉक्टर मंजुषा कानडे मॅडमचं एक छोटंसं रोपटं देऊन स्वागत करावं. हे सगळ्यांची त्यानंतर आमच्या आवडत्या प्राचार्या डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅडम यांचं स्वागत मी विनंती करते प्राध्यापिका सौ संध्या पटेल मॅडम यांना की त्यांनी करावं. धन्यवाद संध्या मॅडम. त्यानंतर आमच्या
महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका डॉक्टर शिल्पा पुराणिक मॅडमचं स्वागत करण्यासाठी मी श्री डॉक्टर रोशन गदवे सरांना विनंती करते. त्यांनी स्वागत करावं. धन्यवाद सर. सर्वांना धन्यवाद. यानंतर या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करण्यासाठी मी आदरणीय प्राध्यापिका शिल्पा जिल्पेंकर महोदयांना विनंती करते. त्यांनी प्रस्तावना सांगावी. थँक्यू डॉक्टर कीर्ती पाटील. आमची विद्यार्थिनी आहे, पण डॉक्टरेट आहे ज्योतिषशास्त्रामध्ये. तिचा विशेष उल्लेख करना गरजेचा है. आज के इस महत्वपूर्ण विषय पे जो कि मैरिज काउंसलिंग के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है. आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षा डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम, इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर मंजूषा कानडे मैडम और हमारे कॉलेज की फैकल्टी डॉक्टर शिल्पा पुराणिक मैडम, समस्त हमारे प्राध्यापकगण और विद्यार्थी. ये जो विषय है पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग, ये जो अभ्यासक्रम मैडम हमने नए तरह से इस कॉलेज में इस साल से हमने शुरू किया है. कॉलेज ऑटोनॉमस होने के बाद में बहुत सारे कोर्सेज शॉर्ट टर्म और डिप्लोमा हम शुरू कर सकते हैं. पिछले 2 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके का डिप्लोमा हमारे कॉलेज में शुरू हो, और शायद पिछले साल में हम नहीं कर पाए, उसके पिछले साल में, लेकिन 10 साल में इस तरीके का एक पीजी डिप्लोमा कोर्स हमने एडवांस पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग शुरू किया है. ये जो विषय है, इस डिप्लोमा के बारे में विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगी आपको. इस पूरे डिप्लोमा में 4 विषय हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एक विषय है, काउंसलिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस एक विषय है, उसके बाद में स्किल्स एंड टेक्निक्स इन काउंसलिंग एक विषय है, और सम एरियाज ऑफ काउंसलिंग. इसमें 4 एरियाज हमने बेसिकली चूज किया है. उसमें चाइल्ड रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड काउंसलिंग, उससे रिलेटेड फिर लाइफ स्किल हो, या मैरिज काउंसलिंग हो, या प्री मैरिज हो, या डोमेस्टिक वायलेंस काउंसलिंग, ये सभी विषयों को मैंने और मैडम ने हमने कुछ रूप से उसको किया है, लेकिन संपूर्णता तभी होगी जब डॉक्टर मंजूषा कानडे मैडम उसको पूर्णतः हमें लेके जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है. और इसमें एक जो विषय है, शायद काउंसलिंग में थ्योरी तो विषय है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस शायद डिप्लोमा अधूरा होगा. इसीलिए इनके लिए फील्ड वर्क है, जो कि 150 मार्क्स के, सभी विषय जो है 100 मार्क्स के हैं. इसमें उन्होंने उनको 4 केसेस करनी है अलग अलग विषयों से रिलेटेड. चाइल्ड है, या रिलेशन से रिलेटेड है, या कुछ साइकेट्रिक या फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड, या इलनेस से रिलेटेड केसेस करनी है, और कुछ विक्टिम्स के साथ में भी काम करना है. और इनको एक छोटा डिसर्टेशन का मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट भी है. ये पूरा डिप्लोमा का स्वरूप है. और सब एरियाज ऑफ काउंसलिंग में बहुत सारे विषय, मेरे ख्याल से इतने सारे विषय छोटे छोटे इसमें आए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी थिन लाइन है, कौन सा विषय कहाँ से शुरू होता है, यहाँ कहाँ से खत्म होता है. शायद मैडम और हम लोग बहुत बार जब विषय लेते हैं तो ये इसमें भी आता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिकता हम लोग देख पाएंगे. तो आज इस कार्यक्रम में इस विषय के लिए आपको यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है. मुझे बताते हुए खुशी होगी कि हमारा जो NSW का ऑटोनॉमस का सिलेबस है, उसमें भी सोशल लेजिस्लेशन है, और उसमें मैरिज, स्पेशल मैरिज, फैमिली कोड और डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी विषय उसमें सम्मिलित है. तो ये दोनों के विद्यार्थी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं. साथ में गत 2 साल से मुझे प्रसाद दिख रहा है, जो हमारे साथ से जुड़ा हुआ था, और हमारे मोहर सर भी आज विशेष रूप से जुड़े हुए हैं. तो ये खुशी की बात है कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है. उस विषय को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने मैडम से लिंक भी शेयर करने के लिए कही है. तो मुझे लगता है ये विषय विद्यार्थियों को सिर्फ कार्य करने के लिए नहीं, तो उनके स्वयं के जीवन के लिए, और जहाँ भी वो कार्य करेंगे उनके वैयक्तिक और पारिवारिक कार्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ. और मैडम ने हमारा निमंत्रण स्वीकारा, हमें एक मौका दिया कि इस कॉलेज में हम लोग पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे दुविधा में थे कि उसको कैसे करेंगे,
ऑनलाइन ही सेशन होगा, लेकिन मैडम ने कॉलेज में आना चाहिए ये आग्रह था हमारा, और मैडम ने उसका आग्रह हमारा स्वीकारा और यहाँ पे उपस्थित हुई। मैडम धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए। कितनी धन्यवाद धन्यवाद देवायकर मॅडम। यानंतर आपण बहुप्रतीक्षित जो कार्यक्रम आहे मार्गदर्शनाचा, समुपदेशनाबद्दलचं मार्गदर्शन, आणि आपल्या आयुष्यात केवळ समुपदेशनानेच काही कार्यक्रम हे जे काही समस्या असतात वैवाहिक, त्या केवळ समुपदेशनाने होऊ शकतात, कारण त्यासाठी औषध नसतं, कारण स्वभावाला औषध नाही म्हणतो। तर त्यामुळे जर आपल्याला लागलं, कुठे शारीरिक इजा झाली तर आपण डॉक्टरकडे जातो, पण मनाला जर इजा झाली तर समुपदेशकांकडेच जायला हवं। म्हणून सुनाराच्या हाताने कान टोचलेले बरे असं म्हणतो, तसंच आज आपल्यामध्ये उपस्थित असणाऱ्या आपल्या डॉक्टर मंजुषा कानडे महोदयांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं मार्गदर्शनपर व्याख्यान सुरू करावं, आणि मी हा मंच आता त्यांना सुपूर्द करते। तुम्हाला दोन्ही प्रिंट करा, ठीक आहे? दोन्ही दे। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस कॉलेज में आने का सौभाग्य मुझे मिला है क्योंकि इसी कॉलेज की मैं स्टूडेंट हूँ और काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर आई हूँ, तो बीच बीच में आती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है और फिर से आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं प्राचार्य डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर चिभनकर मैडम, डॉक्टर शिल्पा मैडम, यहाँ पर सभी प्राध्यापकगण और मेरे सारे विद्यार्थी। अब विद्यार्थी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आजकल सिखाने वाले और पढ़ने वाले, इनमें एक अच्छे से मित्रत्व की भावना आई है। तो मेरे सभी मित्रों, मोहर सर के लिए तो और ज़्यादा थैंक्स कि मेरे कॉलेज से, और मैं जब स्टूडेंट थी तब सर यहाँ थे, और मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई तो मेरा है जो पिछले सालों में जिन्होंने मुझे अनुभव किया है 38-39 सालों से पहले, तब से जो मेरे साथ है वो आज इस वक्तव्य के लिए साक्षीदार हैं। आप सभी का इस विषय के लिए मैं अभिनंदन करती हूँ और पहले ही मैं आप सब लोगों को थैंक्स देती हूँ। मेरा आज का विषय है मैरिज डिस्प्यूट्स एंड प्रोसेस ऑफ मैरिज काउंसलिंग। हम इसी स्लाइड पर जाएंगे। मैं आज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात करूंगी, क्योंकि हिंदी भाषा तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है ही, लेकिन हमारा जो व्यवहार है और हमें आगे भी बढ़ते जाना है, तो हम भी अंग्रेजी में क्यों ना इसके बारे में बात करें। ये जो विषय है आज का, बहुत जिबनकर मैडम ने जैसे बताया कि बहुत ही प्रयास करके और क्या सिलेबस बनाएं और कैसे करें, और हर स्टूडेंट को अपने जीवन में आगे चलकर, भविष्य में आगे होकर भी अपने परिवार, हमारे समाज और देश उन्नति के लिए भी काम करना है। समाज कार्य यह विषय कोई सिर्फ आस्था का विषय नहीं, तो एक प्रोफेशनल सोशल वर्क भी है। तो इसलिए विथ प्रोफेशनलिज्म रखते हुए हम लोग इस विषय का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर जरूर करेंगे। मैरिज डिस्प्यूट्स एंड प्रोसेस ऑफ मैरिज काउंसलिंग। अब यह विषय के बारे में पहली बार मैं बता दूं कि हमारी संस्कृति, हमारी, जैसे हम सब लोग बोलते थे, अरे बाबा हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था, तो हर व्यक्ति आजकल भी हम लोग बोलने लगे हैं। हम जब युवावस्था में थे तब हमारे बुजुर्ग बोलते थे, अब हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे विचार, हमारा सामाजिक परिवर्तन होते जा रहा है। अब फैमिली कोर्ट में होने की वजह से अगर अभी के बारे में बोला जाए तो लड़के और लड़कियों में काफ़ी
कुछ ऐसा वातावरण हुआ है कि एक एकदम से खुली रिलेशनशिप आने लगी है। तो एक एग्जाम्पल देके मैं आगे बात शुरू करूंगी कि मैरिज के लिए कंसेप्ट क्या बदली है और हमारे डिस्प्यूट्स के लिए भी हमारी कंसेप्ट्स क्या बदली है। मैरिज के लिए ऐसा हुआ है कि एक जगह पे एक अच्छा सा शादी तय हुई और बहुत बड़े पैमाने पर शादी तय हुई। शादी होने के बाद हम लोगों ने उन्होंने बहुत अच्छे से शादी की और शाम का रिसेप्शन चला। शाम के रिसेप्शन के बाद उन्होंने एक रिसेप्शन में लड़की और लड़का दोनों डायस पर खड़े थे। आप सब के घर के लोग सामने बैठे हुए अपने बच्चों की तरफ देख रहे हैं, मेरा लड़का कितना अच्छा दिख रहा है, मेरी लड़की कितनी अच्छी दिख रही है, उनको मिलने के लिए कितने सारे लोग आ रहे हैं और क्या क्या नहीं चल रहा है। थोड़ी देर हम स्लाइड को स्टॉप कर देंगे, मैं बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि डायस पर अभी चल गए हैं सब लोग और सब लोग सामने बैठे हैं और सब लोगों को लग रहा है कि वाह वाह क्या बढ़िया शादी है, क्या लड़की दिख रही है, किधर से इतना लोग आ रहे हैं और चढ़ रहे हैं लड़के, सब हो रहा है, सब चल रहा है वहाँ पे। तो अब लड़के के फ्रेंड्स आए ऊपर। आप सबको तो पता है परिवारजनों के साथ साथ लड़के के फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा, लड़के लड़कियां सब लोग शादी में आ गए और शादी में आने के बाद डायस पर चढ़ने लगे और वाह करके जोर जोर से उन्होंने अपना हंगामा मचाना शुरू किया और बहुत अच्छा। फिर लड़के को कोई गले लगा रहा है, लड़कियां भी आ रही है, ओ माँ ओ वाह करके सब ऐसे चल रहा है और चुम्मा चुम्मी हो रही है। लड़का भी बहुत खुश, लड़की अपनी बेचारी ऐसी दुल्हन जैसी ऐसी बैठी है, खड़ी है मुझे वहाँ पे। वो लोग आके लड़के के पास धूम मचा के और भाभी कैसे, हाँ ये इसकी फ्रेंड है, ये उसकी फ्रेंड है, इतनी सारी फ्रेंड्स इसको हैं वगैरह 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 वगैरह, बहुत देर तक चलता रहा। अब वो भी लड़की ठीक ढंग से तो खड़ी थी पर उसका मन भी नहीं माना। गांव से उनके भी कोई लड़के आए थे, उनके भी समाज के कोई लोग आए थे और वो लोग भी थोड़े बेचारे चढ़े और नमस्ते जीजाजी नमस्ते ऐसा ऐसा करके आराम से अपना निकलने लगे। जैसे दो लड़के पास हो गए तो वो लड़की ने जाते हुए लड़की का एकदम से वो कुर्ता खींचा, शर्ट खींचा और बड़ी आजर और उसको गले लगाया, सो थैंक यू तुम आ गए मेरे शादी में। अब हो गई बातें गड़बड़। सब ससुराल वाले लोग बोलने लगे बाप रे क्या भयानक लड़की है, ऐसी बहू तो हमने कभी सोची नहीं थी। अब आप ही बताइए, अगर लड़के की लड़कियां फ्रेंड्स इतनी सारी आंखें चुम्मा चुम्मी या ये हो रहा है तो हमारी लड़की क्या शांत रहेगी? उसने भी सोचा, वो लड़के तो घबरा गए जिन्होंने चुम्मा ले लिया, वो लड़के बड़े घबरा गए क्योंकि वो उनको लगा ये हमारे साथ क्या हो रहा है, इतने साल में कुछ नहीं हुआ। बस शादी के ही वो डायस पर ही दो बातें होने लगी और शादी टूटने की नौबत ही आ गई। जो रिसेप्शन, शादी हुई नहीं हुई, 7 फेरे हुए नहीं हुए। 7 फेरों की बात वो तो एक तरफ हमारे गुरुजी कितनी सारी बातें और सप्तपदी और ये सब बहुत कुछ करते रहते हैं और हम लोग इधर से मेरा वो सब ठीक है ना, मेरा मेकअप सब ठीक है ना, और बस यूं ही चलते रहता है। कोई तो भी बीच में आके कुछ बोल के जाता है और हर एक लड़की को ना हर एक बार लगता है कुछ सजेशन दे दूं मैं कि मैं इसकी तरफ से थी तो ताकि हम कैमरे में थोड़े से आ जाए। जैसे अभी मैं भी आपके सामने कैमरे में हूँ, मेरी स्लाइड को मैंने बाजू में रख दिया और आपके सामने आ गई तो यूं चलने लगा। फिर वो डिवोर्स तक बात आ गई और ये सब बातें होकर जब वो काउंसलिंग के लिए केस आई तब हमने कहा कि वो लड़की ने भी कहा कि मैंने सब क्यों किया, क्योंकि ये सब बातें मेरे लिए भी ठीक नहीं लग रही थी। पर इतना सारा होने के बाद भी मुझे लगा कि ये मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर ये लड़के के लिए इतनी सारी लड़कियां आ रही है तो मेरे लिए एक आध तो कोई लड़का आ जाए। इसलिए मेरा ऐसा कुछ अफेयर नहीं था।
और लड़के वाले लड़की वाले सब लोगों को बुला के अच्छा सा रिकन्सिलिएशन करके, और बच्चे को भी थोड़ा सा लड़के को भी बता के कि अरे अभी तुम लड़के नहीं रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, अभी समाज के सामने हमें कैसे रहना है ये हमें इसकी जिम्मेदारियों का ये एहसास है, तो हम ये जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इस साल को अभी 10 साल हो चुके हैं, अच्छे बड़े अच्छे से रह रहे हैं और अच्छा सब इकट्ठा परिवार को रह रहा है और काफी अपनी अपनी जिम्मेदारियां उन्हें समझ चुके हैं। हम सेकेंड स्लाइड पे जाएंगे। Great marriage is not when the perfect couple comes together. A great marriage, इतना अच्छा शादी हुआ हमारा ना, बाप रे बाप रे। तो a great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. हम हमारे घर में भी, हम सगे भाई बहन होने के बावजूद भी हमारे विचार नहीं पड़ते हैं, हम एक ही माँ के बच्चे होने के बावजूद भी हमारे विचारों में भी अगर परिवर्तन होता है, तो ये अलग अलग संस्कारों से आए हुए लड़के लड़कियां कैसे भले एक साथ रह सकेंगे, है ना। हम मैरिज के बारे में सोचेंगे अभी। नेक्स्ट स्लाइड। मैरिज इज ए सैक्रेड इंस्टीट्यूशन। यह एक शुद्ध पवित्र रिश्ता है। मैंने जैसे अभी भी कहा है कि शादी में 7 फेरे जब लेते हैं तब गुरुजी एक तरफ बोलते रहते हैं, अपने मंत्र बताते रहते हैं, उसमें बहुत हमारे विद्वान लोगों ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छे से बता के रखा है। तो हम लोग उसमें वो ही करते हैं कि उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, बस हमारा मैचिंग ठीक से हुआ है नहीं हुआ है। पत्रिका के लिए भी हम लोग ऊपर से ऊपर पत्रिका देखते हैं। आजकल लव मैरिजेस का ज्यादा प्रमाण बढ़ते जाता है, पर यह विवाह यह एक बेसिक फाउंडेशन है जिसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं तो सुसंस्कृत वेल कल्चर्ड होना इसमें अपेक्षित है। फिर जब 2 लोगों का मिलन यह विवाह है, तो डिफरेंट गोल्स म्हणजे अलग अलग शादी के अलग अलग गोल्स, अलग अलग ध्येय उनके सामने होते हैं और ये रिलेट करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से। गोल्स कीप चेंजिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मैरिज। अब आप बताइए मुझे, एकदम सच बात, कैमरा ऑन कर लीजिए, एकदम सच बात कि क्या हमारे माता पिता अभी भी तो झगड़ते हैं ना, अभी भी तो उनमें कुछ ना कुछ चलते रहता है। और हम लोग हमारे पीछे अगर जब माता पिताजी इतना कुछ करते हैं और हम लोग भी बोलते हैं अरे मम्मी कितना झगड़ती हो, अरे पापा क्यों इस बात पर बोल रहे हो, अरे कितनी रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हो, अरे मम्मी पापा तुम लोग कितना मैं तो अभी कॉलेज चली जाऊंगी या तो चला जाऊंगा, झगड़ के बैठा तुम लोग। तो वो उनका झगड़ा प्यार का झगड़ा होता है, वो अपने झगड़ों से अपनी परिस्थिति से उनका एडजस्टमेंट चलते रहता है, इसीलिए तो मैरिज कहा जाता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता डिवोर्सी नहीं है। जहाँ पे डिवोर्स हुआ है वहां पे जरूरी भी है मैरिज को तोड़ना, जहाँ पर जरूरी है वहां पर टूट भी गए हैं, क्योंकि हमें अपने फैमिली का, अपने मेंबर्स का, अपने व्यक्तित्व का, हमारे समाज का, हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन का कभी कभी हित रखने के लिए, कल्याण रखने के लिए हमें डिवोर्सेस की या सेपरेशन की जरूरत होती है। पर फिर भी झगड़ते हुए, गुस्सा ना दिखाते हुए, प्यार भी ना जताते हुए, अभी तो आजकल तो गले में हाथ डाल के शादी के बाद तुरंत फोटो खींची जाती है। बताइए तो कितनी फोटो खींची जाती है। हम अपनी कार जब खरीदते हैं तो कार के बाजू में हाथ रख के, एकदम कार पर हाथ रख के, मेरी कार है इस टाइप से, उस तरह से स्टाइल से बहुत अच्छे अलग अलग स्टेटस पर डाल देते हैं, क्योंकि ये मेरी कार है। तो लाइक प्रॉपर्टी, वाइफ शी इज माइन, यो ये सब बातें हमारी चलती रहती हैं। तो दिस इज आवर प्रॉपर्टी। पर हमारे माँ पिताजी को हमने कभी गले लगते हुए नहीं देखा है। उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनकी मोहब्बतें, ये सब बातें हमने कभी सामने नहीं देखी है।
और हमारे लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, तो उसके बारे में भी हमारे सामने कुछ नहीं बताया है। ध्यान में है आपको? आ रहा है ना मेरी बातें ध्यान में? क्योंकि देखिए ना, हम लोग जब बचपन से बड़े होते हैं, अब आजकल तो एक दो बच्चे या एक आधी लड़की और दो बच्चे परिवार में हैं, उनके शिक्षण, उनके पढ़ाई के बारे में देखते हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट उसी में हम लोग कोई उसी स्लाइड में जाएंगे कि these self interests create resolving differences and in taking in steps towards an agreement। हमारा मैरिज यह एक एग्रीमेंट है, यह एक एडजस्टमेंट है, शुद्ध पवित्र रिश्ता है। पढ़ाई भले हम करें पर हम लोग वेल कल्चर्ड रहें। नेक्स्ट, अब हम लोग मैरिज काउंसलिंग के लिए बैकग्राउंड टू मैरिटल डिस्कॉर्ड, मैंने अभी भी कहा है कि पहले के जमाने में घर में बुजुर्ग रहते थे, कितने सारे लोग रहते थे, तो हमारे डिस्प्यूट्स ना घर में सॉल्व हो जाते थे। कैमरा अगर आप ऑन करें तो बहुत अच्छा। हम लोगों के यहाँ हमें ये बात सिखाई गई है कि एक बार शादी होने के बाद शादी टूटनी नहीं चाहिए, और ये भी कहा जाता था हमें तुमने भेजा है तो अब ऐसे ही होकर घर से बाहर निकलना, समझ में आया ना? अर्थी लेकर घर से बाहर निकलना, वो घर में ही रहना, कुछ भी दुख सहन करना, हमारे कान पर कुछ नहीं आना चाहिए, ये बहुत पुरानी बातें थी। पर अगर कुछ डिस्प्यूट आ जाए तो हमारे घर के बुजुर्ग उसमें कुछ काम करते थे और बताते थे कि ऐसा नहीं बेटा, ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं वैसा किया जाता है। और बहुत बड़ी फैमिली होने से हमें गुस्सा, चिढ़ाना, लोगों ने टीज करना और उन सब बातों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना। क्या अब हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेते हैं? हम खुद से सवाल करें कि क्या हमें किसी के बोलने से गुस्सा आता है, क्रोध आता है? देख लूंगी इसको भी मैं अच्छे से देख लूंगी। क्या कभी ऐसे होता है? होता है, क्योंकि गुस्सा आता है तो ये होना भी बहुत स्वाभाविक है। और गुस्सा आना, राग, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब होना भी बहुत जरूरी है। हम स्लाइड पे जाएंगे, बैकग्राउंड टू द मैरिटल डिस्कॉर्ड। अब रीजंस क्या है? रीजंस के बारे में हम लोग सोचेंगे कि अभी यह ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द यंगर जनरेशंस, बहुत सारे विचार, बुजुर्गों के विचार बदलते रहते हैं। अभी तो हम कहेंगे, मैं मैरिज काउंसलर के नाते पीढ़ी यह हर 2 साल में, हर 1 साल में, अभी तो कहूंगी हर 6 महीने में बदल रही है, क्योंकि विचार बदल रहे हैं हमारे। अब कोरोना में देखिए हमारे विचार कितने बदल चुके हैं। हम लोग अगर अलग अलग भी, अभी दूर भी हैं, दूरियां भी हैं हमारे में, फिर भी हम घर के घर में आभासी पद्धति से या घर के घर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो टेंशन्स भी आ रहे हैं, चेंजिंग रोल्स आ रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ्स के, टेंशन से फास्ट लाइफ के, फिर वेरी कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मैरिज चेंज्ड। A large percentage of women joined workforce and became financially independent। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या औरतें अर्थार्जन ना करें? अर्थार्जन करें, जरूर करें। सक्षमीकरण के लिए उन्हें अर्थार्जन की भी जरूरत है, क्योंकि प्लीज कैमरा ऑन। अर्थार्जन की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर मैं बचपन में, मुझे अगर दूध दिया गया है, घर में गाय भैंसे थी तो दूध जरूर मिलता था, फिर पता नहीं था ये बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स क्या होता है, ये बादाम क्या होती है, क्योंकि फली दाना और ये सब घर के घर में खा के भी हमारे दांत वात एकदम फिट बन गए हैं, मंजन भी हो, पर अभी तो हमें तो वो पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी कुछ बातें हम लोगों ने तो काफी अलग अलग ढंग से स्वीकार कर लिया। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा सा हाई कर लिया है, और आई नो इसमें हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें हमारी पीढ़ी बदल रही है। हम बच्चों को सब कुछ दिया है, अब क्या रह गया है? तो शादियों में तो अभी तो ये भी चल रहा है कि जैसे नाचना ना, पर लड़का कभी घोड़े पे बैठा
और फिर भी हमें घोड़ी चाहिए। अब अच्छा हुआ कोरोना आ गया, 50 वर्ष 100 लोगों में हो रहा है शादी, घोड़े पे तो कभी बैठे नहीं है। और फिर हम लोग जब शादी में आ गए हैं तो लड़कियों को खड़े करना, ऊंचा उठाना, अब कोई भी लोग हाथ लगाते हैं लड़कियों को और खड़े कर देते हैं माला पर माला डालने के लिए, और फिर लड़के को भी और ऊपर किए जाते, भले वो फेटा गिर जाए, वो फेंटा के गिर जाए, उसका और कुछ हो जाए, हरा जमीन पे तो रहो, आसमान में थोड़ी शादी करनी है हमें, है ना। तो उसके बाद भी अगर जब हमारी शादी चल रही है तो घोड़े पे तो लड़के को बिठा दिया जाता है, और वो लड़का और वो घोड़े वाला नाचते रहता है। घोड़ा तो मेरा कैसे घोड़ा तगड़ 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 कितना ऊंचा लंबा दौड़ रहा है वो भी। और अभी शादी में देश प्रेम का तो एक गाना लगता ही है, ये देश है वीर जवान का, और वो लगना चाहिए क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मेरा देश प्रेम है। पर दूसरा गाना अभी आजकल ये लगने लगा है, वो जो है वो है ब्रेकअप कर दिया मैंने, कुछ तो है ना उसके, क्या बताइए आप लोग भी बता सकते हैं कि मेरे से ही आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अरे घोड़ा चल रहा है, बारात के लिए जा रहा है, शादी होने जा रही है, और उसका रिदम इतना अच्छा है, और साड़ी के पॉलिश ने मैच किया है, रिदम बहुत गाना सुनने के लिए अच्छा है। पर क्या ये शादी में बराबर है? अब सब हम बूढ़े जैसे भी नाचते हैं, अच्छा लगता है, कभी नाचे नहीं थे ना, तभी हमारी सब आम्ही म्हणून मराठीमध्ये हाऊस भागवून घेतो, हम भी नाचना शुरू कर देते हैं। फिर सब पब्लिक हमें रास्ते पर से देख रही है, और बैंड बज रहा, क्या नाचे बाबा उसकी शादी में। अभी फेटा बांधने पर भी फेटे वाटे लगा के मस्त, अभी कुछ नहीं है, घर में राजपिंडा रूप भी नहीं है, इधर कहीं लगा के भी है, पर फिर भी हम लोग इधर से उधर कर रहे हैं, पर वो फेटा कहीं और जा रहा है, पर फेटा बांधना हमारा जरूरी है। उसमें जो कोई मामा काका दूर दूर के लोग होते हैं ना, वो कुछ तो बताते रहते हैं, ऑडियंस से आ रहे हैं, कुछ बहनें भी होती हैं, हाँ सचमुच ऐसे होता है। अब आप भी, मैंने कुछ बातें आप पर छोड़ दी है क्योंकि हमें कम समय है, कम समय में बहुत बड़ा विषय लेना है, तो ना डिस्कॉर्ड के लिए इतनी छोटी सी भी बात बहुत हो जाती है। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको मैं स्लाइड्स भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अपने वहां पे बैठ के, शायद कोई आराम से बैठा, अरे चलो हम दिख नहीं रहे हैं ना, घर में बैठ जाओ, कैसे भी बैठो थोड़ा सा आराम से कुर्सी पर, मैडम अगर बताएगी तो हाँ हाँ है, हाँ हम लोग है यहाँ पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप सब ने बड़े इंटरेस्ट लेकर कुर्सी में भी यूं करके जरूर बैठे हैं, है ना, जरूर बैठे हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, बैकग्राउंड टू द मराठी डिस्कॉर्ड। अब इसके बारे में, इसमें आपको तो स्लाइड दिख ही रही है, इसके बारे में मैं और एक बता दूंगी आपको, प्लीज ऑन करिए। अभी आजकल सीरियल्स बड़ी अच्छी चलती हैं ना, बहुत अच्छे सीरियल्स होती हैं, कलर, स्टार कुछ तो ही बोलते हैं, फिर एक्सी मराठी, और पता नहीं मुझे सॉरी मुझे टीवी लगाना नहीं आता, तो ना उसमें हर औरत को वैम दिखाया जाता है, पता नहीं क्यों, और सभी औरतें इतनी अच्छी से तैयार होके आती हैं, और वो उनकी वो हेयर ड्रेसर वैसा करके, और किसी का मेकअप खराब ही नहीं होता। हमारी माँ को देखिए, वो कहीं हाथ पोंछते मैं भी यहाँ आते आते शायद मेरे भी हाथ को अचार का या सब्जी काटने का या सांभर का, आप भी देख लीजिए, इनको स्मेल तो जरूर आ रहा है। अभी श्रावण मास चल रहा है, कोई लहसुन नहीं खा रहा है, पर फिर भी सब्जी का स्मेल आ रहा है, भैया आज तो समोसा खा लिया तो समोसा भी खाते स्मेल आता है। फिर सीरियल्स में पता नहीं क्यों कुछ भी काम करते हुए नहीं दिखते हैं, और उनकी इतनी बड़ी सारी क्रॉकरी दिखाते हैं, आजकल के पीतल के बर्तन दिखाने लगते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, एक सीरियल है, वो सास बैठी थी सामने, वो क्या सीरियल है, कुछ बैठनी पर है, वो एक मराठी सीरियल, क्या बोला जाता है उसको, बैठनी वो, हाँ
क्या सीरियल है भाऊजी एक घर होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर यस वो एक है। तो मेरे फैमिली कोर्ट में केस ऐसी आई, मुझे वो सब पूछताछ करने के बाद वो रूट कहाँ तक हमें मैरिज काउंसलर को जाना है, तो वो क्या निकला, सिर पर हाथ मारने की बात आ गई। वो बैठी थी सासू माँ हॉल में टीवी देखते हुए और बोली, अरे वाह वो लड़की के ऊपर ये पैठनी कितनी खुल रही है ना, बहुत ही अच्छी दिख रही है इसको वो पैठनी। एक बार हुआ, दूसरे दिन और किसी को वो पैठनी मिली। अब आदेश बहु तो रह गए एक तरफ, हमारे घर में आदेश अभी शुरू हो गए। वो बहुरानी एक दिन सुनी, दूसरे दिन सुनी, तीसरे दिन बोली बाहर आके, हाँ हाँ जैसे मेरी माँ ने तो कहीं पैठनी दी नहीं, मेरे आंख पर तो कोई पैठनी अच्छी दिखती नहीं है, इसका मतलब हमने तो कुछ खर्चा नहीं किया, हमारा तो ऐसे हो गया, पूरा पैसा निकल गया हमारा, हमने इतना कुछ किया था, आपने तो मेरे बारे में कभी नहीं कहा कि मैं ये साड़ी में अच्छी दिखती हूँ, मैं ये पैठनी में अच्छी दिखती हूँ। वो सीरियल में वाली औरत पर वो पैठनी अच्छी दिखती है, मेरी क्या कम थी। आप बताइए, बिस्कॉट के लिए इतना छोटा सा भी कारण, ये क्या कारण है? कारण नहीं है, पर ये हमारी जो धारणा है, हमें जो लगता है, हमें उस परिस्थिति में जो भी कुछ लगता है वो डिस्कॉर्ड की तरफ जाता है। एंड वक्त पर अगर समझ आणि गैरसमझ, समझ और गैर समझ, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इनको हम कहां तक पहुंचाते हैं उस पर हमारे बैकग्राउंड मैरिटल डिस्कॉर्ड का निर्भर होता है। और भाषा तू में आ जाती है, हम बोलते हैं मेरी कहीं गलती नहीं हुई है, तुम्हारी गलती है। और ससुराल वालों को लगता है ये एक लड़की आई है तो इसके ऊपर इतना ध्यान रखें, इतनी सारी आंखें, जो लड़की दूसरे घर से आई है, जिसको अपनी बिंदी कहाँ रखनी है, अपने मेरे कपड़े कहाँ रखने हैं, जिसे अपनी जगह कुछ पता नहीं है, जिस मायके में उसकी हर जगह प्राइवेसी के लिए उसकी स्पेस थी, जहाँ नए घर में आके अगर इतना कुछ है, उसकी सिर्फ 2 आंखें और उस पर इतनी लोगों की आंखें, तो क्या सचमुच संभव है? और हमें लगता है कि लड़की आई है तो उसने सब कुछ हमारी बातें समझ लेनी चाहिए, मन कवड़ी, उसने हमारे मन की बातें सब। और मुझे तो बहुत पहले ना, जब शादी तय होती है तो मेरी बहू इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊं। और सासू माँ एक तरफ, जमाई की सासू माँ बोलती है मेरा दामाद तो इतना अच्छा मिला है कि जैसे लड़का। और डिस्कॉर्ड में फैमिली कोर्ट में आते हैं जब, इसको तब तो बड़ा ऐसा चल रहा था, अब तो ऐसा हो गया। और ये सब लोग, मुझे वो दोनों लड़के लड़की रह जाती है बाजू में और फाइट्स होती है। और दूसरे में कभी कभी घर के लोगों की भी इतनी फाइट्स नहीं होती, उतनी फाइट्स बाकी के लोग कान भर देते हैं, क्योंकि उनके स्वार्थ में नीचा पंक्ति नहीं बसवलं मला, वो मुझे नहीं मिला, वो मानपान जो था ना, शर्ट अच्छा चांदी का ऐसे ही दिया, अरे बाप रे, ये सोने का, बाप रे बाप रे। मेरे जो दिमाग में भी नहीं है ना किसी के, वो दिमाग में डालने की आदत शुरू हो जाती है। तो ये बैकग्राउंड थर्ड इस पे जाएंगे, बैकग्राउंड ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड। Couples learn quickly. Next. Couples learn quickly before, during and after the wedding ceremony that marriage isn't as easy as they thought. सचमुच, अरे बाबा, ये तो मैं जब मुंबई में थी फैमिली कोर्ट में, तो लोकल वाला प्यार में बोलती थी। लोकल पर प्रेम हो जाता है, लड़कियां लेडीज के डब्बे में बैठ जाती हैं, लड़के उधर से और पिक हो जाता है और उसमें प्यार हो जाता है। बाहर के बाहर मिलते हैं क्योंकि देर रात हो जाती है, और देर रात होने के बाद क्या, फिर जाके कोर्ट में शादी कर लेते हैं। अपने घर में जब लेके जाते हैं तब वो घर कहीं तो भी पटरी के बाजू में, झोपड़पट्टी में, या तो एक सिर्फ 1 रूम किचन ऐसे में। बताइए, तो जो प्राइवेसी हम बाहर मिलके होती थी तो घर में नहीं है।
डिस्कॉर्ड हो चुका, बस अब नागपुर में भी वही ट्रेंड आना शुरू हो चुका है, पर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, नॉट एज कंपैरेबल एज दे प्रीवियसली थॉट। फिर एनकाउंटर प्रॉब्लम्स व्हिच दे नेवर थॉट वुड बी एन इशू। Couple is unable to nurture their relationship due to things such as jobs, children, consuming all their time. These difficulties are certainly not unusual, and seeking the advice of marriage counselor may go a long way towards strengthening and even saving the marital relationship. Next slide. Stages of matrimonial discord. Stages. एक तो पहली बार ये होता है कि जैसे ही कुछ होना शुरू हो गया तो इग्नोरेंस, दुर्लक्ष्य कर। इग्नोरेंस में भी आप मेरी स्लाइड देख रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर बहुत ज्यादा डिमांड्स जिसके बारे में हम नहीं सोचे थे। कैमरा ऑन प्लीज। जिसमें ना मेरे तो भी जमाने में ऐसा था कि ना वो शादी के बाद सीन दिखाया जाता था। सीन में वो दोनों हाथों में हाथ डालकर दूर घूम रहे हैं, वादियों में घूम रहे हैं और घर में आ रहे हैं। फिर वो एक सब लोग अभी बच्चे हैं और आप अभी मैरिज स्टेज पे हैं, मैरिजेबल हैं, तो कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो वो एक पलंग सजाया हुआ, फिर वो फूल लगाए हुए और ये सब वो सब। अब बहुत सारी कल्पनाएं पिक्चर देख के बहुत सारी होती थी। अभी आजकल तो गूगल, यूट्यूब सब पर कुछ सब कुछ मिल जाता है, सब देखने को मिलता है, तो हमें भी लगती हैं कुछ अपेक्षाएं हमारी भी होती हैं, पर जो अपेक्षा की है उसके अलावा कुछ मिल जाता। अरे उसमें तो ऐसा था, मुझे तो ऐसा नहीं मिला, ऐसा होकर और बहुत क्या करूं, ये कैसा मिल गया, ये कैसे हो गया। अब घर में बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं, वो खो भी करते रहते हैं, फिर उनका कुछ चलते रहता है। लड़कियों को प्राइवेसी नहीं मिलती है, उन्हें ना और ना कुछ सोचे रहता है। कितनी सारी परेशानियां, कितनी सारी अपेक्षा का भंग हो चुका है। ऐसे होते रहता है, पर तभी अगर थोड़ा सा समझदारी से काम ले तो वक्त ये निकल जाता है। सारी जिंदगी पड़ी हुई है, पर हमारे जो सपने बिखर जाते हैं वो अपेक्षा के कारण बिखर जाते हैं, अवास्तव अपेक्षा। तो इन अपेक्षाओं से भी ये स्टेज होती है। दिस इज सेकंड स्टेज, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड नेगोशिएटिंग। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नेगोशिएट भी करते हैं। स्लाइड पे जाएंगे। थर्ड, resignation. Natural to feel exhausted due to such unending conflicts. अरे बाप रे, ये तो अभी कभी न खत्म होने वाली बात है। Feel hopeless about resolving their conflicts. इतनी तू मैं, इतनी तू मैं कि अभी मैं कंटाल गई, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बताऊं, मेरे यहाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में केस आई थी जो 13B में, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार 13B में केस है। तो दोनों भी अच्छे थे। वो लड़की कोई सीरियल्स में, मराठी, अब नाम याद नहीं है मुझे, उस सीरियल में काम करती थी, और वो आदमी बड़ा सा बिजनेसमैन था। वो एकदम मोटा, ये थोड़ी सी स्लिम। तो मैंने कहा कि अरे नहीं, 13B में और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ये होने की जरूरत ही नहीं है, और ये डिवोर्स की भी जरूरत नहीं है। मुझे लग नहीं रहा है कि आपके इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो लड़की फोर्सिबली बोल रही थी कि नहीं ये होगा ही। मैंने कहा क्यों? नहीं, हम लोगों का जम ही नहीं रहा, हम लोगों में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं, क्या बात है? तो उसने बताया कि ये आता है और ये ऐसा है, मोटा थक के आता है, पसीना लेकर आता है, और आने के बाद ऐसे सोफे पे बैठ जाता है और बड़ा सा एसी लगा के, धूमधाम से एसी लगा के बैठता है। अब मुझे आर्थराइटिस है और ये मुझे अकड़ जाते हैं मेरे हाथ, इतना दुखते रहता है और इसको एसी चाहिए।
अब बताइए, इसको मैं बोलती हूँ कि एसी ऑफ करो, ये बोलता है मैं नहीं करूंगा। अब ये मेरी बच्ची 7 साल की हो गई है, उसके सामने हम ऐसे झगड़ते रहते, क्या हम कैसे रहेंगे अभी बताइए। अभी तो हमें डिवोर्स की जरूरत है। लड़की के सामने अगर हम इस प्रकार से झगड़ते रहते हैं तो क्या होगा लड़की पर परिणाम, उससे बेहतर है मैडम हमें डिवोर्स दे दो। आदमी बोलता है मुझे टीवी देख के खाना खाना पसंद है, मैं बैठता हूँ दिन भर में थक के आता हूँ और मुझे तो टीवी देखने में अच्छा लगता है, एसी भी लगा हुआ रहता है, पर इसको डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना है। अब क्या बात रह गई। अब देखिए मैडम, अब देखिए इसी ने कबूल किया ना कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना है। कहाँ पे खाना खाते हैं मैडम, डाइनिंग टेबल पे नहीं खाना है तो कहाँ पे खाना है। बात तो सही है, इसकी भी बात बराबर है, उसकी भी बात बराबर है। मैरिज काउंसलर के रोल के लिए हमें स्टडी की जरूरत जब होती है, तब इस प्रकार से अगर हमारे सामने डिस्कॉर्ड्स आ जाए तो इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा बतंगड़, और 13 भी म्हणजे फाइनल करके 6 मंथ्स का वो टाइम देके फिर वी फिनिश और पूरा रिलेशनशिप खत्म। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम जाएंगे डेफिनेशन ऑफ मैरिज काउंसलिंग। टाइप ऑफ साइकोथेरेपी फॉर अ मैरिड कपल और एस्टैब्लिश्ड पार्टनर्स tries to resolve problems in the relationship. Typically, two people attend counseling sessions to resolve issues. आप लोगों को पढ़ाई में भी बताया गया है और बताया भी जाएगा, और हमें काउंसलिंग की स्टेजेस क्या होगी वो भी हमें देखना है। पर्पस मैरिज काउंसलिंग। नेक्स्ट स्लाइड। अब पर्पस ऑफ मैरिज काउंसलिंग क्या है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को बढ़ावा देती है कि कुटुंब रचना, कुटुंब व्यवस्था यह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअली डिमांड्स और बाकी सब डिमांड्स यहीं पर पूरी की जाती हैं सामाजिक धारणाओं के साथ, और बच्चों और नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, उन पर संस्कार और आगे हमारी संस्कृति को, कुटुंब व्यवस्था को, क्योंकि वो मूलाधार है हमारा, इसलिए उनको बढ़ावा देना, इसलिए हमारी फैमिली और फैमिली होना जरूरी है। और जहाँ पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं वहाँ पर मैरिज काउंसलिंग अभी टेक्निकली, प्रोफेशनली और सब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। पहले के जमाने में जब पहले बार मैं जब मैरिज काउंसलिंग करके काम करती थी तो एक आदमी आए मेरे पास, बोले कि मैरिज काउंसलिंग मेरे लिए हो सकता है। कहा क्यों नहीं, ये तो स्त्री स्वतंत्रता की बात है ना। मैंने कहा नहीं, मैरिज काउंसलिंग ये आदमी और औरत काउंसलिंग और स्त्री स्वतंत्रता और स्त्री मुक्ति चळवळ ये अलग बात है। बहुत अच्छा हो गया आपने ऐसे कह दिया। ये देखिए मेरे नाक पर चोट, मेरे नाक पर नहीं है, उसने कहा ये देखिए मेरे नाक पर चोट। मैंने कहा हाँ देख रही हूँ, मेरी वाइफ ने गरम गरम चाय की कप से मुझे फेंक के मारी मैडम। क्या करूं यहाँ पर, मुझे बहुत कुछ है, मैं स्त्री अत्याचार सहन कर रहा हूँ। ये देखा मेरे हाथ में घड़ी है, राखी बांध दिया। उसने कहा ये देखा, इतनी खरोच मेरी वाइफ ने मुझे नचा के निकाला है, मैंने गाल बेस कर दिया मैडम, मेरे लिए कुछ करो, मैं नहीं रह सकता। तब की बात जहां पर काउंसलिंग में टेबल, चेयर, सामने दो व्यक्ति, टेक्निकल बातें हो नहीं सकती थी, क्योंकि काउंसलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों ने। तब हमने बहुत कुछ करके, सिरपुरकर मैडम थे, जज साहब सिरपुरकर थे, हम सब लोग मिलके घरों में जाना, क्लाइंट्स को अपने घर में बुलाना और कुछ करना। मेरी सासू माँ भी उसमें, सब लोग हम मिलके काम करते थे। मेरे भी हस्बैंड भी बोलते थे अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा करके। फिर अच्छा मेरा आदमी आया होगा आपके यहाँ, इसीलिए आप मेरे पास आए हैं। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, रैपिड एस्टैब्लिशमेंट करना, ये सब बातें बहुत कठिन हो जाती थी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में भी उसको भी नहीं तो फिर मार पड़े, शौर्य मुंडी चटका ले, ऐसी भी बात थी।
और उसने जब कहा था कि उसने ये किया है और बाल ऐसे खुले छोड़ के जाती है, तो मुझे तो लगा रहा था कि वो लड़की से मैं अगर कभी मिलने जाऊं तो शायद मेरे पास, आज तो मैं खुले बाल छोड़ के आ सकती हूँ, तब तो पीछे ऐसे बांध के रखती थी क्योंकि मेरा बाल की ना कुछ खोल दे उसको। पर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिंपल औरत थी। पर ऐसा भी था कि वो घर का लड़का बड़ा लड़का था और उसकी जिम्मेदारियां बहुत थी। ये लड़की अपनी, पति आएगा, अभी इंजीनियर है, पति आएगा तो पर्दे से अभी आएगा, अंदर आएगा, तो लड़के को पहले अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिताजी सबके साथ बात करके फिर भी पर्दे में ऐसे ही देख के ऐसे। और वो लड़की भी कितने देर तक सुनेगी, क्योंकि वो तो लड़के के लिए पीछे आई है ना, उसको दिन भर तो सास ससुर उसने देख लिए हैं, अब आदमी अब आएगा, मुझे पता है आ जाएगा, अंदर आएगा, ना आने का बिल्कुल नहीं। फिर होते होते उसने वो लड़का, फिर सब लोगों को लगा कि शायद ना ये ना लड़की को सास ससुर नहीं चाहिए, इनको निकालो, दूसरे घर में रखो, दूसरे घर में रखो। तो लड़के ने बोल दिया, हाँ मैं नहीं बाहर निकला अपने माँ पिताजी से, मैं वैसा नहीं हुआ ना, बेटा क्या करूँ, मेरी पत्नी ऐसी है, थोप दिया दूसरे को। अब ये पत्नी ऐसी है तो ये लड़की ये चाहता था रात में क्या करूँ, घर में खाना ही नहीं बनाया, कैसे खाऊं। तो वहां पे खाना खा के वगैरह बिल्कुल मस्त मजे में आता था और खत्म बात है। घर में आके ये खाना पका के कल डिब्बे में बासी फेंक के फिर ये लड़की बोलती थी स्कूटर की चाबी छुपा के रखती थी। अब स्कूटर की चाबी है, मेरी चाबी फेंक के छुपा के रखती है, ये भी एक बात कर दी। मुझे पति पत्नी को अलग निकालना ये बात नहीं है, पति पत्नी में जमना, पति पत्नी में आपस में मेलजोल होना, उनके विचारों का आदान प्रदान होना, उन्हें स्पेस देना, ये हमारे बुजुर्गों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। तो पर्पस ऑफ मैरिज काउंसलिंग, एक्चुअली हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मास्टर इन सोशल वर्क का या BSW बैचलर इन सोशल वर्क और सोशल वर्क का प्रोफेशनल सोशल वर्क, और उसमें हमारा सिलेबस और हमें जो दी गई हुई हमारी प्राधान्यता है, और बहुत सारी जगह पे MSWs, BSWs, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो दिया जा रहा है उसके लिए भी हम बहुत भाग्यशाली हैं, जहां पर सिर्फ साइकोलॉजी, सिर्फ अर्थतज्ञ, सिर्फ साइकियाट्री, सिर्फ तो एक घोषाला है। हमने उसमें हम लोग सोशल वर्कर हैं, मैरिज काउंसलर हैं, इसका मतलब हम साइकोथेरेपिस्ट हैं। जो तज्ञ है उसके लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट बैठे हैं। जो हमें थोड़ा बहुत पता है वैद्यकीय ज्ञान के बारे में कि शिक्षण ही उन लोगों का ठीक से नहीं जम रहा है, तो उन लोगों के लिए क्योंकि प्राइवेसी नहीं मिलती, तो ये तो नहीं पूछा जाता है शादी के पहले कि तुम्हें मैरिज का और सेक्स का कितना अनुभव है, पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। तो ये सब बातों में कुंडली जमाने के बाद भी जो जिसके लिए हमारा विवाह हुआ है उसके लिए उन दोनों को एकत्रित आना, उनकी समझ गैर समझ, इसलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, इसका महत्व और पर्पस बहुत ज्यादा है। और मैं हमारे मैरिज का मतलब सोशल वर्कर्स को और हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट तैयार करने वालों के लिए मैं अभिवादन और प्रणाम करती हूँ, और आप सब लोग भी उनके लिए जरूर तालियां अपने घरों में जोर से बजा दीजिए, क्योंकि हम लोग तालियां बजाने से खुद को जागर करेंगे और बोर भी अगर हो गए होंगे तो हमारा लक्ष्य भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो पर्पस ऑफ मैरिज काउंसलिंग, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। टाइम है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज काउंसलिंग, अब मैंने अभी भी बताया है कि प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिफिकल्टीज, conflicts about child rearing or blended families, substance abuse, anger, infidelity, ये सब मेन है। मैरिज काउंसलिंग might also be helpful in cases of domestic abuse। domestic abuse होता है,
अगर सिर्फ हम लोग समझे आज कि ये मेरे गैर समझ है और इसी से हुआ और लड़की की वजह से हुआ, उसकी माँ ने इंटरफियरेंस किया और बड़ों का ही इंटरफियरेंस हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग, हमारी धारणाएं, हमारे व्यक्तित्व, हमारा अपब्रिंगिंग हमें बहुत कुछ करवाता है। पर ये अपब्रिंगिंग में कभी कभी हमारा क्रोध, साइकोलॉजी के लिए हमारे बाजू में आपकी प्राचार्य बैठी हैं, बहुत सारे यहाँ पे सब विद्वत लोग बैठे हैं आपको पढ़ाने वाले, और आपके घर में भी माँ, पिताजी, अपने बुजुर्ग जितने भी है वो सब अनुभवशील हैं। तो उन्होंने भी आपको बताया है कि कभी कभी किसी किसी का हाथ फाड़ से उठ जाता है। हम लोग भी कॉलेज में आते तक मम्मियाँ जब बोलती हैं, कैमरा प्लीज, मम्मियाँ जब बोलती हैं हमें सुबह की कॉलेज है, कभी कभी कंटाला आ जाता है, रात में अभी डिसर्टेशन का काम है, कुछ एजेंसी विजिट का रिपोर्ट लिखना है और बहुत कुछ करना है, तो हम लोग ना बहुत कुछ करने के बाद देर रात सो जाते हैं, फिर उठना, अरे उठ बाबा तुझे तो वेळ झाली ना शाळेत कॉलेजला जायचे, उठ तो गई कल रात में बहुत जगा, बहुत मुझे बहुत, हाँ मुझे पता है, पर अभी वक्त पे जाना है, तो ना हम वक्त पे उठ जाते। अभी कितना कम है, अच्छा आधा घंटा, अरे आधा घंटा, अभी 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगे, बस अच्छा तैयार हो लिया, मार लिया, अरे कुछ खाना खा के तो जाओ, मम्मी बोलती है, आवाज देती है, अरे कुछ नाश्ता टिफिन विफिन, अरे नहीं यार भूख नहीं है, वो बाजू के इनकम टैक्स के ऑफिस में है ना, वो जो उनका कैंटीन है ना, उसमें बहुत कुछ मिल रहा है, मैं खा लूंगी, मेरा एक समोसे से पेट भर जाता, इतनी मोटी हो गई हूँ मैं, मुझे कम खाना चाहिए। बस माँ लोग सुबह घर में रोटी बेलती हैं, सब कुछ करती हैं, और हम लोग उसमें नहीं खाना खा रहे। लड़कों का भी ऐसा ही है, अरे कुछ नहीं होता, बस बाइक को, आजकल तो बाइक है, मैं तो महल से त्रिपुरे कॉलेज में पैदल आती थी और पैदल जाती थी, महल से त्रिपुरे कॉलेज में पैदल आना, पैदल जाना। अभी तक ठीक है। मोहन सर को पता है मेरा क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हाल हुए हैं, क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। अरे पर इन लोगों को ना हमारी प्रशंसा करने की भी बहुत आदत थी, और ये प्रशंसा से ना हम लोग चल जाते थे। हमारे सब प्राध्यापक गण भी ऐसे ही थे, और उन्हीं प्राध्यापक गणों के नीचे, हाथ के नीचे ये सब पढ़े हैं, तो ये लोग भी वैसे ही तैयार हुए हैं। ये सब प्रोसेस है हमारी। तो हमारे संस्कार आम्ही ज्याला मराठीत म्हणतो की झिरपत येतात, भले ही त्यात थोडा बदल होतो, बदलाव तो आना जरूरी है, चेंज है, स्टेटस स्टैंडर्ड सबका चेंज, कपड़े सबका चेंज होना जरूरी है। हमें समाज के साथ चलना है, प्रभाव के साथ चलना है। इसका मतलब हमें अलग कुछ करना नहीं है, पर ये फाड़ से दे देना, फटाक से थाली फेंक देना, अच्छा नहीं बनाया है तो जा तू अपने घर, अपने मायके से किया, तुम ये सीख के आई थी, अरे इसको लेके जाओ 6 महीने अपने घर में सिखाओ, फिर बेचना इधर। ये भी होता था बीच में। अभी तो कोरोना में कुछ नहीं चलेगा, अब तो लड़का भी करेगा काम, रोटियां बेलना, बर्तन मांजना और बाकी सब कुछ करना। पर ये मजाकबाजी में सब कुछ हो गया है कोविड में, पर मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड में और जब से फैमिली कोर्स आए हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ आपके जो आपको कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, इसके लिए कुछ अवेलेबल हो चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने अपने शाखाओं में आपदग्रस्त महिला केंद्र शुरू किया है, कौटुंबिक सलाह सेवा केंद्र तब शुरू किया था, अभी भी कुछ केंद्र शुरू हैं, कुटुंब न्यायालय शुरू किए हैं, और बहुत सारी बातें 498A के लिए कुछ हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कुछ हुआ है, ADR शुरू हुए हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज काउंसलिंग ये बहुत ही जरूरी है, और प्रोफेशनल मैरिज काउंसलिंग। नेक्स्ट स्लाइड वो ही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज काउंसलिंग। बहुत बार हमारे दिमाग में खूब सारी बातें अचानक से आती हैं और समझ में नहीं आता है कि मैं सॉल्यूशन इससे निकालूं तो क्या निकालूं। गुंता, बहुत गुंता। अब आप अगर एक जगह पे बैठे हैं
तो वो आपने देख लिया है कि मेरी स्लाइड क्या है वो आपने देख ली है। कैमरा ऑन प्लीज। 2 मिनट में मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगी। आप अगर घर में हैं और आपके पास हैंकरचिप है, अभी भी जिनके पास है या दुपट्टा है तो उन्होंने देख लीजिए प्लीज। कोई अगर है किसके पास हैंकरचिप करिए। और पहले आप देख लीजिए कि वो कितना सुंदर और स्वच्छ और प्रेस करके लाया हुआ दुपट्टा है। और मैडम बोल रही है कि गठान पाड़ो। अब गठान पाड़ो तो पहले एकदम फ्रेश है और आप गठान पाड़ने लगे हैं। कितनी डालनी है उतनी डाल दो और फट से मुझे बताइए कि कितनी तैयार हुई गठान। 1 2 3, अरे वाह 4। उधर बच्चे आप जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें भी 5-6 हुई हैं। किसी के पास तो हैंकरचिप ही नहीं है, शायद यूं चल रहा है, शायद घूम चल रहा है। अरे वाह 8 9 10 11 12 भी हो चुकी है। और कॉम्प्लिकेटेड करिए, देखिए कितनी गठान हो रहा है। मैडम फास्ट करिए, मैडम फास्ट करिए। आप इतनी ज्यादा हो रही क्योंकि हमें टाइम तो कम है और हमें यूं भी चलना है। तो इतनी ज्यादा गठानें हो चुकी है और मैडम की तो कितनी हुई पता नहीं। मैडम डालिए कितनी हुई, सिर्फ बता दीजिए मुझे। हो गए काफी सारे। अच्छा खासा रुमाल, देखिए मैडम ने कैसा कर दिया ना, इतना अच्छा। उधर भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। ना इतनी सारी गठान। अब खोलने जाए तो आप याद करिए कि जो पहली गठान डाली थी वो पहली गठान पहले अभी शुरू आप ओपन कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको काउंसलिंग में अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें आ चुकी है अपने पास। तो काउंसलिंग में पहले आप काउंसलर उसको सामने बिठाए हुए, अरे पहली वाली कार्ड छोड़ो, पहली वाली क्या ये बोलेंगे, या अभी जो डली हुई है गठान उसको निकालेंगे। स्लाइड पे जाइए, स्लाइड पे जाइए। सो हम लोगों ने ये इतना सारा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जहां पर हो चुकी हैं, तो हम एक काउंसलर के नाते, अरे हमें तो बहुत कुछ पढ़ाया गया है, तो अभी तो हम तो प्लीज गो टू स्लाइड। इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज काउंसलिंग। तो हम लोगों को ये कॉम्प्लिकेशंस शेयर करनी। तो हम लोग उसमें इतना सारा होने के बाद हम उसको अगर ठीक ढंग से करना है और सही रास्ते पर जाना है, और बहुत बार केस स्टडी में भी हम लोगों के पास, हम लोग जब फील्ड वर्क करते हैं या तो फिर बहुत